हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों संजीव डेस्क वर्क कक्षा 8 हिंदी विषय की, जिसमें RSCERT उदयपुर द्वारा जारी नमूने के प्रश्न पत्र 2026 का हल सहित यहाँ दिया हुआ है। हमने इसमें से मॉडल पेपर नंबर 1 अपने चैनल पर डाल दिया है। आज हम हल करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 2। ठीक है, इसी आधार पर आपके सभी पेपर आएंगे। तो बच्चों, आप किसी के बहकावे में ना आकर इन मॉडल पेपर को हल कर लीजिए, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। तो शुरू करते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 कक्षा 8 विषय हिंदी, जो कि समय इसमें आपको मिलेगा 2.5 घंटे का, और नंबर है इनके पूर्णांक हैं 80 नंबर। 80 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 8 तक एक एक नंबर के आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था, किस कारण? मशीनीकरण के कारण। अ ऑप्शन यहाँ पर सही है, यहाँ लिख देंगे। बाज और सांप पाठ में घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? तो यहाँ पर द ऑप्शन सही है, जो यहाँ लिख देंगे। बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। फिर है प्रश्न नंबर 3, दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार किसकी खुशी सहसा अश्रुधारा में बदल जाती है? यहाँ सही उत्तर है ब, तो दीवानों के सगे संबंधियों की। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, ते ही पुत अनोखो जायो सूरदास की पद पाठ के अनुसार रेखांकित पद का अर्थ है। रेखांकित यहाँ पूत, पूत का मतलब होता है पुत्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर स सही है, तो यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है? उच्च आदर्शों को। उत्तर ब। प्रश्न नंबर 6, मिठाई का सही बहुवचन कौन सा है? तो यहाँ पर मिठाइयाँ। उत्तर स यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 7, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो मुखिया शब्द में इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ ऑप्शन नंबर द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, कबीर की साखियों के अनुसार कबीर ने किसकी जाति पूछने से मना किया है? साधु की। उत्तर अ यहाँ पर सही हो जाएगा। अब शुरू होता है खंड ब, जिसमें 9 से 14 नंबर तक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है, पानी की कहानी पाठ में पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक नाराज क्यों है? तो उत्तर है, क्योंकि पेड़ को बड़ा करने के लिए पानी की असंख्य बूंदों ने कुर्बानी दी है। प्रश्न नंबर 10 है, अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊ लाल के अनुसार बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या नियम बनाए थे? तो एक तो नियम बनाया था खड़े होकर या सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, और बुजुर्गों ने ये नियम बनाए थे। प्रश्न नंबर 11, सुदामा चरित पाठ के आधार पर बताइए कि श्री कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ है? सुदामा पांडे श्री कृष्ण की महिमा से अनभिज्ञ थे। प्रश्न नंबर 12, भगवान के डाकिए कविता में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है? तो उत्तर है, इस कविता में प्रकृति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह भेदभाव त्याग कर रहना चाहिए। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न के शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो सूर्य का 2 पर्यायवाची है, एक तो रवि और दूसरा भास्कर। मित्र के पर्यायवाची हैं सखा और साथी। खंड स में प्रश्न संख्या 15 से 22 तक है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, हमें ग्लानि हो रही थी बस की यात्रा पाठ में लेखक और उसके मित्रों को किस कारण से ग्लानि हो रही थी? तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर हम यहाँ देखते हैं। जिस बस में चढ़कर लेखक और उनके मित्र यात्रा करने वाले थे, उस बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी तथा बस सदियों के अनुभवी निशान के लिए हुई थी, जिसके प्राण कभी भी समाप्त हो सकते थे। इसलिए ग्लानि हो रही थी, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी ना, इसलिए। तो ये उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया है।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। जहाँ पहिया है पाठ में लेखक को अपनी कौन सी सोच मूर्खतापूर्ण लगी? तो यहाँ पर उत्तर देखिए। लेखक ने सोचा था कि महिलाएं साइकिल चलाना सीखकर कुछ पैसे ही तो कमाती होंगी, लेकिन जब उसने उनकी आज़ादी संबंधी बात सुनी तब उसे अपनी सोच मूर्खतापूर्ण लगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाय, मनुआ तो दहु तिसि भरे, यह तो सुमरन नाय। तो इसकी हम सप्रसंग व्याख्या यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे है पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित कबीर की साखियाँ शीर्षक से ली गई है। इसमें कबीर दास जी ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की है। और व्याख्या में लिखेंगे, कबीर दास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला लेकर फिरते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं और उनकी जीभ मुख के अंदर चलती रहती है, अर्थात राम नाम का उच्चारण करती रहती है, किंतु उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस प्रकार यह ईश्वर का स्मरण नहीं है, अर्थात भक्ति का दिखावा मात्र है, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यकता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टोपी उछालना, अपमानित करना। अर्थ है इसका अपमानित करना। और वाक्यों में प्रयोग, बच्चों ने अपनी मनमानी करके माता पिता की टोपी उछाल दी। दूसरा है जान हथेली पर लेकर चलना, इसका अर्थ है मृत्यु से न डरना। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, सैनिक जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते गए। फिर प्रश्न नंबर 19 है, सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 4 लिखिए। तो सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, सड़क पर चलते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए और सड़क पर चलते समय यातायात चिन्हों का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है, स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या प्रयास करना चाहिए? तो पहला प्रयास है प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, दूसरा अपने दांत साफ करने चाहिए। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 20, इसका उत्तर हम यहाँ भी देख सकते हैं कि क्या क्या उपाय करने चाहिए। विद्यार्थी स्वयं की सफाई, शरीर की सफाई रखें, इसके लिए नित्य स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोएं, अपने नाखूनों को काटें जिससे उनमें गंदगी ना रहे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, बाजार की खुली चीज़ें खरीदकर कभी भी नहीं खानी चाहिए और कच्ची सब्जी व फलों को हमेशा अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। तो ये आपके 20वें प्रश्न का उत्तर है। ठीक है ना, कि स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो 20वें का उत्तर आप ये पूरा लिखेंगे। अब है प्रश्न नंबर 21, नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, ज्ञान, तीर्था, अब, पूत, हस्ती और बच्चों। कह कंचन के अब धाम सुहावत, सूर्य श्याम को हटके न राखे ते ही पूत अनोखो जायो। ठीक है, इसमें पूता जाएगा। साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। ठीक है। सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही। पक्षियों की पांखों पर तिरता है, दीवानों की क्या हस्ती, यहाँ हस्ती आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित शब्दों को उसके अर्थ से मिलाइए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, निशानी को मिलाएंगे चिन्ह से, सुगंध को मधुर गंध, तमाम बहुत अधिक, साध साधु, पगा पगड़ी, काड़त कंघी करना। ठीक है। अब है खंडदय। निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्नों के नंबर भी दिए हुए हैं। 8 नंबर के ये प्रश्न है, पहले इसको पढ़ते हैं। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। पहला प्रश्न है
किसने किससे लड़ते हुए अपना रक्त बहाया? तो हम यहाँ पढ़ा है बाज ने, तो हम लिख देंगे यहाँ पर उत्तर पहले का उत्तर, बाज ने अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया। प्रश्न नंबर 2 इसका देखते हैं। बाज ने अपना जीवन किस तरह बिताया? तो यहाँ उत्तर है यहाँ पर, बाज ने अपना जीवन शत्रुओं से सामना करते हुए बड़ी वीरता और साहस और स्वतंत्रता से बिताया। प्रश्न नंबर 3, किसका नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाता है? जो वीर होते हैं ना, तो यहाँ वीर कौन था? बाज। जो समाज के लिए अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान करता है, जीवन में साहस और वीरता दिखाता है, स्वतंत्रता एवं सम्मान की रक्षा करता है, उसका नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, बाज के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, बाज के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि साहस, वीरता, त्याग तथा बलिदान की भावना रखनी चाहिए, स्वतंत्रता की भावना और प्रेम का आचरण करना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर इसमें 5वां, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। डरपोक का और मूल्यहीन का। तो डरपोक का तो देखिए निडर, डरपोक का क्या हो जाएगा? निडर, और मूल्यहीन का कीमती। ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 24 पढ़ते हैं। शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा आप गर्मियों की छुट्टियों में भ्रमण के लिए अजमेर जाना चाहते हैं, आपके मित्र को अपने साथ चलने के लिए एक पत्र लिखिए। तो या तो आप ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसका उत्तर देखते हैं, प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, यहाँ से देखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर। ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे विषय, विषय शैक्षिक भ्रमण के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि हम कक्षा 8 अ के सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर रावत भाटा कोटा जाना चाहते हैं। वहां हमें परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होगी, वहां के दर्शनीय स्थानों का भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थना है कि हमें शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। प्रार्थी समस्त छात्र, कक्षा 8 अ, दिनांक 24 अक्टूबर 2026। ठीक है ना। और यदि आपको नीचे वाला प्रश्न हल करना है, यानी कि पत्र लिखना है, तो यहाँ से लिखेंगे मित्र को पत्र। 15 नेहरू नगर सीकर, 7 मई 2026। यहाँ अपना घर का पता और तारीख आ जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ से शुरू करेंगे। प्रिय मित्र मनीष, प्रिय मित्र मनीष, आज आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। अब परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। मेरा विचार गर्मी की छुट्टियों में भ्रमण के लिए अजमेर जाने का है। मैं चाहता हूं कि आप भी गर्मियों की छुट्टियों में हमारे साथ अजमेर चलें, इसलिए शीघ्र पत्रोत्तर द्वारा अपनी स्वीकृति और आने का कार्यक्रम लिख भेजें। मैं आपके पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में रहूँगा। अपने परिवार में सभी को मेरा प्रणाम कहें। आपका स्नेही मनोज सिंह परिहार। ठीक है ना। तो नीचे आपका नाम आ जाएगा, यानी कि पत्र लिखने वाले का नाम। अब है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, बालिका शिक्षा या जल संरक्षण। ठीक है ना। तो यहाँ भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं, तो इन दोनों में से एक निबंध लिखना है, या फिर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर कहानी लिखिए, जैसे को तैसा और मधुमक्खी और चिड़िया। इन दोनों में से एक कहानी अपने को लिखनी है। तो सबसे पहले हम बालिका शिक्षा पर निबंध देखते हैं। निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना लिखी जाती है। हमारे देश में शिक्षा का लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। प्राचीन काल में तो स्थिति सही थी, लेकिन मध्यकाल में कुछ वर्ष पूर्व तक बालिका शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई है। वर्तमान में बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब लिखेंगे बालिका शिक्षा की स्थिति एवं कारण। विभिन्न कोशिशों के बाद भी बालिका शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। कम आयु में विवाह, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, सुरक्षा का अभाव, छोटे भाई बहनों की देखभाल आदि कारणों से बालिकाओं की पढ़ाई में बाधा आती है। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने और अभिभावकों के अशिक्षित होने पर भी बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है। फिर लिखेंगे बालिका शिक्षा की आवश्यकता।
बालिकाओं पर देश का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर माँ की भूमिका निभाती हैं और माँ किसी भी परिवार की केंद्रीय इकाई होती है। साथ ही शिक्षा द्वारा बालिकाओं का नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक और कौशल विकास हो सकेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। फिर है बालिका शिक्षा के लिए सरकार के प्रयास। सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। गार्गी पुरस्कार वितरण, गरीब बालिकाओं को छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण आदि सुविधाएं बालिकाओं के कल्याण हेतु दी जा रही हैं। उपसंहार में लिखेंगे, बालिका शिक्षा से देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं में कमी और जागरूकता आई है। बालिका शिक्षा का महत्व समझने से सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। दूसरा है जल संरक्षण, तो इसके भी पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना है सबसे पहले, इस सृष्टि में जल ही जीवन का मूल आधार है। धरती पर जल के कारण ही पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित है। इसलिए कहा गया है, जल है तो जीवन है, या जल ही अमृत है। जल संरक्षण के प्रति दायित्व लिखेंगे। हमारी प्राचीन संस्कृति में जल संरक्षण पर उचित ध्यान दिया जाता था। नदियों एवं तालाबों को स्वच्छ रखा जाता था। कुओं, बावड़ियों, झरनों एवं आदि जल स्रोतों की सुरक्षा की जाती थी, परंतु वर्तमान में जल संरक्षण के प्रति उपेक्षा की जा रही है। जल संकट एवं संरक्षण, आजकल सब और प्रदूषण फैलने से तालाब, कुएं, बावड़ियां आदि सूख रहे हैं। भूमि के अंदर का जल लगातार दोहन करने से घट गया है। बड़ी नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए और सभी जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। उपसंहार में लिखेंगे, जल ही जीवन का आधार है, इसलिए जल संरक्षण के लिए जन चेतना में जागृति का प्रसार होना चाहिए। फिर अथवा में नीचे थी कहानी लिखना। सबसे पहली कहानी है जैसे को तैसा, तो इसको लिखेंगे। किसी जंगल में सारस और गीदड़ रहते थे। स्वभाव भिन्न होते हुए भी वे दोनों गहरे दोस्त थे। एक दिन गीदड़ ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया। सारस के आने पर गीदड़ ने बड़ी सी थाली में खीर परोसकर उसके सामने रख दी। सारस ने थाली में से खीर खाने की कोशिश की, मगर चोंच के न डूबने से वह खीर का एक एक चावल उठाकर खाने लग गया। इस बीच गीदड़ सारी खीर चट कर गया। बेचारा सारस भूखा ही लौटा। उसने चलते चलते अगले दिन गीदड़ को खाने का न्योता दिया। दूसरे दिन गीदड़ ठीक समय पर सारस के यहाँ पहुँच गया। सारस ने लंबी सुराही में खीर परोस दी। सारस बड़े मज़े से सारी खीर खा गया। गीदड़ का मुंह सुराही में घुस नहीं सकता था, अतः उसे सुराही के बाहर लगे खीर के चावलों से ही संतोष करना पड़ा। गीदड़ खिसिया कर लौट आया। शिक्षा मिलती है, किसी से बुरा व्यवहार ना करो। दूसरी कहानी थी मधुमक्खी और चिड़िया की, तो इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। एक समय की बात है, एक चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसी समय एक मधुमक्खी पानी में गिर गई। चिड़िया ने उसे डूबते देखकर एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। डूबते ही मधुमक्खी पत्ते पर बैठ गई। जब उसके पंख सूख गए तब वह उड़ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह चिड़िया का शिकार करने के लिए निशाना साधने लगा। चिड़िया को शिकारी का पता नहीं था। मधुमक्खी ने खतरे को समझ लिया। उसने तुरंत ही शिकारी को डंक मार दिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया की जान बच गई। तो शिक्षा है, भलाई का फल भला ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कहानियाँ भी हैं। तो आप इनमें से अथवा में से चाहे कहानी लिखिए, चाहे ऊपर निबंध लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर भी आएगा और इस पेपर को, मॉडल पेपर को आप करके जाएंगे तो बच्चों आपके पूरे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छी परसेंटेज से पास होंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।